Good morning, good morning, good morning. Just give me 2 minutes, guys. Just give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. I'll post a Telegram link. Yes. A very, very good morning to each and every one of you guys. Okay. Yes. Good morning, good morning, good morning, good morning. URS, Avika, Sanjeet, दीपक। दोस्तों आज लोकेशन थोड़ा चेंज है, ऑफिस से क्लास ले रहा हूं ड्यू टू इंटरनेट इश्यू एट माय होम। आई होप आई एम विजिबल। दोस्तों कोई दिक्कत? ऑडियो वीडियो एनी दिक्कत? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? फटाफट से बता देना। चलो ग्रेट। लेट मी सी माई सेल्फ कि मैं कैसे दिख रहा हूं। मैं भी स्टूडेंट बन जाता हूं फोन से। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज विजिबल। यस। पीछे मेरा टीवी दिख रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं गाइस। चलो Okay, so let's begin today's show, guys. Today's show, this is our second session on contingent assets and liabilities. I hope कल का एग्जाम्पल आप लोगों को याद है। ठीक है, शुरू करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ दोस्तों। शुरू करने के पहले अपने आप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। This is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting and financial management for the past 8 years now. Okay. So guys, let's begin today's show. Today is our second session on contingent assets and contingent liabilities. कल हमने इसको स्टार्ट किया था। हमने देखा कि क्या होते हैं contingent assets, क्या होते हैं contingent liabilities। ठीक है, थोड़ा डिटेल में आज जाएंगे। This is what we studied yesterday. सबसे पहले हमने ये देखा contingent asset. What are contingent asset? Possible asset, future asset. बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। Why? Concept of prudence, concept of conservatism doesn't allow you to record that contingent asset. कहाँ दिखाएंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में दिखाना होगा। नेक्स्ट, contingent liability भी हमने पढ़ा था। What is contingent liability? या तो वो होगा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, या तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, या तो वो होगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जहां पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, लेकिन अमाउंट आप ठीक से नहीं पहचान सकते हो, अमाउंट आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। इन दिस सिनेरियो दिस विल बी माय कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नाउ टुडे लेट्स बिगिन। आई होप मैंने कल ये पढ़ाया भी था प्रोविजन, आज फिर से मैं दिखाता हूं आपको। व्हाट इज प्रोविजन? Whenever my contingent liability does not remain contingent liability, मतलब liability होने ही वाली है, उसका बुक्स में प्रोविजन करना पड़ेगा, उसको बुक्स में लाना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, बुक में उसको लाना पड़ेगा दोस्तों। कैसे लाया जाएगा बुक्स में? लेट्स सी। यस, डायरेक्टर के नॉलेज में रहेगा, स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में बताते हैं हम लोग। दीपक, नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग बताते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोविजन गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट। अ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी which can be measured only by using a substantial degree of estimation. Conditions for recognition of provision. ठीक है दोस्तों, पहली सिचुएशन होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जिस दिन वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं रहती है तो दो पॉसिबल चीजें, या तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स में से भी हटा देंगे, या अगर वो लायबिलिटी होने वाला है तो उसको आप प्रोविजन बुक्स में क्रिएट कर देंगे। ठीक है, नाउ प्रोविजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। Conditions for recognition of provision. A provision should be recognized when first present obligation. Past obligation रहेगा हमेशा contingent liability। प्रोविजन बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत वाली चीज जो होगी फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन विल बी माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है,
Second, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. There will be outflow of resources. Will there be outflow of resources? ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मेरा जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, मेरे पैसे हैं, वो बाहर जाएंगे। थर्ड, a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. कितना अमाउंट मेरा जाने वाला है वो मैं ठीक से एस्टिमेट कर पाऊं, ये भी फीचर उसमें चाहिए। For any contingent liability to be recognized as a provision and to be entered in the books, ये तीन चीजें आपको लगेगी, present obligation, outflow of resources, and third guy is reliable estimate। ठीक है, नाउ कल के एग्जाम्पल पर आते हैं। कल के एग्जाम्पल पे आते हैं। कल का एग्जाम्पल क्या था दोस्तों? ए बी मैन्युफैक्चरर ऑफ टीएमटी बार्स। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपने बताना ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है या इट विल बी प्रोविजन। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीएमटी बार्स, बी ट्रेडर ऑफ टीएमटी बार्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, याद है ना कल का एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1000 टन टीएमटी बार्स सेल एट ₹40,000। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1000 टन टीएमटी बार्स सेल एट ₹40,000 पर टन। उसमें से पहले 200 भेज दिया, 200 भेज दिया, फिर 100 भेज दिया। उसके बाद रेट हो गए दोस्तों, रेट हो गए 50,000। उसके बाद ए ने बी को कोई गुड्स ही नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था 40,000 में। अगर ए बी को दे देता तो उसका नुकसान हो जाता। जो चीज उसकी 50,000 में बिक रही है वो 40,000 में बिकती। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब पैसे बाहर जाना। नाउ गाइस, बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया, बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया। वो केस में क्या बोला हुआ है उसने कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 40,000 में 1000 टन का, ए ने अभी तक सिर्फ 500 टन ही भेजे हैं, बचे वो भेज नहीं रहा है। अब या तो उसे कहो कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे या तो मुझे कंपनसेशन दे। कितना कंपनसेशन था दोस्तों? वो हमारा कल का 50 लाख का कंपनसेशन मुझे दे, क्योंकि बी बोलेगा सर मुझे ये नुकसान हो गया। ठीक है, मैंने इसके बेसिस पे आगे मेरे गुड्स सेल कर दिए थे, तो ये मेरे लिए नुकसानदायक हो गया। नाउ गाइस टेल मी, कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है, 3 डिसीजन कोर्ट दे सकता है। फर्स्ट, कोर्ट बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वायबल नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, आप आपका केस वापस ले लो, बी को बोलेगा, जिसके चांसेस कम है। ठीक है, नाउ सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ कॉन्सेंट्रेट गाइस। सेकंड, कोर्ट बोलेगा ए को कि आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा कर दो, आपने 500 टन भेजा है और 500 टन भेजा है, क्या ए को प्रोविजन करना पड़ेगा? क्या ए को अपने बुक्स में प्रोविजन करना पड़ेगा? लेट्स सी गाइस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्या? बिल्कुल है। क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा है, कोई पैसे नहीं जाने वाले हैं। कोर्ट ने बोला है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि आप कंपनसेशन दो। तो विल देयर बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? नो। जब ये है ही नहीं तो आगे की चीज देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। Did you get that? If the court orders कि contract needs to be fulfilled, it will still my contingent liability. It will still be my contingent liability. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, मान लो बी ने केस किया ए के ऊपर, कोर्ट बोलता है ए को कि आपको बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा।
आपको ए ने बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट ने नहीं बताया। कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट ने नहीं बताया, उसके ऊपर अभी भी डिसीजन होना बाकी है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? यस। क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है? यस। कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। थर्ड गाइस, कोर्ट ने बोला है कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या हम अमाउंट अभी तय कर पाए हैं? क्या हम अमाउंट एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितना कंपनसेशन होगा? नहीं। नो प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। नो प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। मैंने 2 एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल को समझना है। पहले डिसीजन में कोर्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, रिलायबल एस्टिमेट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड, कोर्ट ने बोला है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन अमाउंट कितना है पता नहीं। अगेन इट विल स्टिल बी माय कंटिंजेंट लायबिलिटी, नो प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। नाउ कोर्ट बोलता है कंपनसेशन देना पड़ेगा, अमाउंट विल बी 40 लाख। अब देखेंगे प्रोविजन क्रिएट होगा क्या। अब बोलो तो प्रोविजन क्रिएट होगा क्या? कोर्ट बोलता है कंपनसेशन देना पड़ेगा, 40 लाख रुपीस देना पड़ेगा। क्या आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे? यस। क्यों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी है, और कितना आउटफ्लो होने वाला है रिसोर्सेज का उसका भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस। वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया। आई होप सभी को समझ में आया दोस्तों। तो प्रोविजन कब क्रिएट होगा? प्रोविजन के लिए 3 चीजें जरूरी है। तीनों में से अगर एक भी नहीं रहेगी, तीनों में से अगर एक भी नहीं रहेगी दोस्तों, नो प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। आई होप यू गॉट दिस। आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, 3 चीजें क्या है वो? पहला it should be present obligation. Second, there should be outflow of resources. Third, there should be a reliable estimate of the outflow of resources. कितना आउटफ्लो होने वाला है रिसोर्सेस का वो भी पता होना चाहिए। I hope everyone got this. किसी को कोई डाउट? Anyone any doubt guys? किसी को कोई डाउट बच्चों? थम्स अप दे देना है अगर समझ में आया हो तो। चलो ग्रेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट गाइस, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। इस चैप्टर से अभी तक 2 बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और दोनों बार इसी पर आया है, डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है दोस्तों, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि 2 बार अभी तक क्वेश्चन आया है, इसी पर आया है। लेट्स सी डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। First, meaning. What is the meaning of provision? Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. What is provision? Present liability है, अमाउंट फिक्स हो सकता है, या अमाउंट जो है दोस्तों वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, what is contingent liability? A contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or one of more uncertain future event. Contingent liability मतलब ये possible obligation है, liability हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग शिवानी। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी फेल्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू बैलेंस शीट।
सिर्फ नोट्स में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा दोस्तों। आई होप यू गॉट दिस। थर्ड, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन। कब प्रोविजन को बुक्स में लाएंगे? प्रोविजन को बुक्स में कब लाएंगे? जब तीन सिचुएशन मीट हो जाएगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, और कितना आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का, दैट कैन बी एस्टिमेटेड विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। Provision is recognized when an enterprise has a present obligation arising from the past events and outflow of resources embodying economic benefits is probable. मतलब outflow of resources भी होने वाला है। And guys, a reliable estimate can be made of the amount of obligation. जितना amount बाहर जाएगा उसका भी हम estimate कर पाएंगे easily. What about the contingent liability? Contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that the settlement of that obligation will require outflow of economic resource or the amount cannot be estimated. हमारा example कोड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो अमाउंट कितना बाहर जाएगा उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अनदर सिचुएशन, कोड बोलता है कंपनसेशन दो, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, कितना अमाउंट है वो एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इट विल बी कंटिंजेंट लायबिलिटी दोस्तों। आई होप एवरीवन गॉट दिस। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन किसके हाथ में, कब प्रोविजन क्रिएट करना है, कब कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है, इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। और वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा हर एक बैलेंस शीट डेट के दिन कि क्या हमको इस साल इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बताना है या प्रोविजन करना है। ठीक है, प्रोविजन कब होगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। अगर ये तीन में से कोई भी एक एब्सेंट है तो इट विल स्टिल बी माय कंटिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्सेंट्रेट। If the management estimates that it is probable that the settlement of obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes a provision in the balance sheet. उसको लग रहा है मैनेजमेंट को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होने वाला है और हम अमाउंट भी तय कर पाएंगे कि कितना आउटफ्लो होने वाला है, बता दो प्रोविजन। If the management estimates that it is less likely that an economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as contingent liability. अगर मैनेजमेंट को लग रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन there will no any outflow of resources, again guys it will be disclosed as contingent liability only. I hope everyone got this. किसी को कोई डाउट इसमें? एक बार पढ़ लेना है सभी ने इसको, एक बार सभी ने इसको डिटेल में पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, चलो फिर से एक बार बताता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोविजन? प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन where there is outflow of resources and the outflow of resources can be estimated with a substantial degree of estimation. ठीक है, ठीक है। contingent liability का meaning, it is a possible obligation that may or may not crystallize in future. ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं संजीत, फोर्थ पॉइंट जो है ये मैनेजमेंट का जजमेंट होगा। ठीक है, कि मुझे उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बताना है या प्रोविजन। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने वाला है और कितना होने वाला है वो भी आप जज कर सकते हो, आप उसका प्रोविजन बना दोगे। आपको लग रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन कितना आउटफ्लो होगा ये पता नहीं, ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बताएंगे। तो कौन डिसाइड करेगा कि आउटफ्लो होने वाला है या नहीं है? सर्कमस्टांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट विल आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई डाउट दोस्तों? किसी को कोई डाउट?
चलो सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। नेक्स्ट, now example to understand the difference between contingent liability and provision। ये एग्जाम्पल अगर ध्यान देंगे दोस्तों तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा अबाउट कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। कॉन्सेंट्रेट। The value added tax officer imposes a penalty on X Limited for violation of provision in the Value Added Tax Act। Value Added Tax मतलब दोस्तों सेल्स टैक्स, वैट जिसको हम कहते हैं। The company files an appeal if the management of the company estimates that it is probable that the company will have to pay the penalty. It recognizes the provision for the liability. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellate authority will be in its favor and it is less likely that the company will have to pay a penalty, it will disclose the obligation as a contingent liability instead of recognizing a provision for the same। Very important, guys। Now, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऊपर केस लगा दिया कि आपने इतना इतना टैक्स डुबाया है। यू नीड टू पे 2 करोड़ रुपीस टैक्स। जैसे ही ये नोटिस आएगी डिपार्टमेंट से कि आपको 2 करोड़ रुपए भरने हैं, द कंपनी विल डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन द नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू बैलेंस शीट एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अगर मान लो एज द केस प्रोग्रेसेस, अगर ये तय हो जाता है कि यस पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तो देयर विल बी प्रोविजन क्रिएटेड इन द बुक्स। और यदि मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम सब सही है, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई टैक्स नहीं चुराया है, then still it will be my contingent liability and no provision is to be created। मतलब कंपनी को लगता है कि उनके फेवर में डिसीजन आएगा, इट विल स्टिल बी अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंपनी को लगता है कि यार पैसे तो देने पड़ेंगे, पेनल्टी तो पे करनी पड़ेगी, देन प्रोविजन विल बी क्रिएटेड। एक चीज समझ में ला लेना है दोस्तों, प्रोविजन के लिए 3 चीजें जरूरी है। वो 3 चीजें क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस outflow of resources plus estimation of outflow of resources। रिसोर्सेज की जगह आप पैसे इमेजिन कर सकते हो, पैसे, ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना जरूरी है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज पैसे जाना जरूरी है, और कितने पैसे जाएंगे ये भी आपको एस्टिमेट करते आना चाहिए। ये 3 चीजें होगी तो ही प्रोविजन होगा वो दोस्तों, वरना वो हमेशा कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, बट प्रोविजन की जर्नल एंट्री होगी। आई होप एवरीवन गॉट दिस। किसी को कोई डाउट अब इसमें? I hope everything is clear now। Next, concentrate guys। Treatment of present and possible obligation under various situation। ये टेबल बहुत अच्छा है दोस्तों, ये टेबल में पूरा की पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस दोस्तों, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसको कैसे पढ़ना है देखो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होने वाला है और रिलायबल एस्टिमेट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी है लेकिन नो रिलायबल एस्टिमेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्योंकि सिचुएशन पहले में क्या हुआ दोस्तों, इसमें फर्स्ट में ये तीनों भी सिचुएशन है 1 + 2 + 3। फर्स्ट केस में दोस्तों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, आउटफ्लो भी है और एस्टिमेशन भी अमाउंट का, प्रोविजन। सेकेंड, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी है लेकिन नो रिलायबल एस्टिमेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है लेकिन नो आउटफ्लो,
नो रिलायबल एस्टिमेट, अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटी। और दोस्तों पॉसिबल ऑब्लिगेशन में तो हमेशा 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 कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो होने के चांसेस है और अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होने वाला है ऐसे हमको पता है, लेकिन अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट केस, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, कोई बाहर नहीं जाने वाले पैसे और कोई रिलायबल एस्टिमेट भी नहीं है दोस्तों, डू नथिंग, मतलब इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी भी आपको नहीं बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिड यू गेट दैट? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कौन कौन से केस में होगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा दोस्तों, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको पूरा क्लीन कर देता हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी का कब होगा? जब भी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब 100% कंटिंजेंट लायबिलिटी, या तो फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, या तो फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होने वाला है लेकिन अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आई होप एवरीवन गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस, समझ में आया क्या? एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? चलो ठीक है, मुझे कोई एग्जांपल देगा कंटिंजेंट लायबिलिटी का? कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी? कोई बताएगा? चलो कुछ एमसीक्यूज लेता हूं पहले, उसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट पोल ले रहा हूं। Contingent asset usually arises from unplanned or unexpected events that give rise to the possibility of inflow of economic benefits to the business entity, the possibility of an outflow of economic benefits to the business entity। दोस्तों contingent asset, सर कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है सर, यस इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है। यस दोस्तों, पोल आ रहा है संजीत, वेट, कंटिंजेंट एसेट क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन आपके सामने है, पोल लेकर आ रहा हूं। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, पोल क्रिएटेड। सुपर्ब गाइस, करेक्ट। कंटिंजेंट एसेट मतलब इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट, second, if an inflow of economic benefits is probable, then the contingent asset is disclosed in the financial statements, in the report of approving authority, board of directors in case of company, and the corresponding approving authority in case of any other enterprise in cash flow statement। चांसेस है दोस्तों कि कॉन्टिंजेंट असेट मेरा असेट होने वाला है, देयर विल बी इनफ्लो ऑफ बेनिफिट्स, ये प्रोबेबल है, ठीक है। तो कहां बताएंगे उसको, कहां बताएंगे? पोल क्रिएटेड गाइस, पोल क्रिएटेड, गिव मी आंसर, कहां बताएंगे? यस, कहां बताया जाएगा दोस्तों इसको? इसको बताया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, third, in the case of dash, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। Now this is an important question guys, एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है।
आंसर कर लो, आंसर बता दो। पोल इज क्रिएटेड, पोल इज क्रिएटेड। सुपर गाइस, जबरदस्त, क्या बात है, समझ में आ गया आपको तो पूरी तरह अच्छे से। ग्रेट गाइस, ग्रेट। यस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में तीनों चीजें होनी जरूरी है, एक भी अगर नहीं रहेगी तो इट विल बी माय कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। वो तीन चीजें क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड एस्टिमेशन ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। सुपर गाइस, ग्रेट। फोर्थ, present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as। present liability है, अमाउंट पता नहीं है कितनी होगी, हाँ, लेकिन हम एस्टिमेट कर पाएंगे विथ रिलायबली, हम भरोसे से उसको एस्टिमेट कर पाएंगे। बताओ दोस्तों, व्हाट विल बी द आंसर फॉर फोर्थ? What will be the answer of fourth? क्या बात है, मजा आ गया यार दोस्तों, मजा आ गया एकदम। ग्रेट, सुपर, बहुत जबरदस्त, समझ में आ गया आपको। आंसर ही इस प्रोविजन दोस्तों, ठीक है। अमाउंट अनसर्टन भी रहा तो चलेगा, लेकिन उसको हम रिलायबली एस्टिमेट कर पा रहे हैं ना। यस, प्रोविजन। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है? नॉट रिकॉग्नाइज, एडजस्टेड। रिकॉग्नाइज करना मतलब बुक्स में लेकर आना, जर्नल एंट्री पास करना। तो दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी की जर्नल एंट्री पास होती है, वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड और एडजस्टेड? आंसर गाइस, पोल हैज बीन क्रिएटेड। Superb guys, superb, superb. Yes, it is not recognized. Contingent liability recognize नहीं होती, ठीक है। थर्ड वाला नहीं समझा, समझाता हूं। इन द केस ऑफ डैश, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to pay to settle the liability cannot be measured. In case of dash, ये contingent liability में क्या होता है दोस्तों? अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो भी गया लेकिन आउटफ्लो नहीं होने वाला है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। या वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो भी होने वाला है, लेकिन अमाउंट आप एस्टिमेट नहीं कर पाते हो, अगेन कंटिंजेंट लायबिलिटी। यही क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। आई होप अभी समझ में आया आपको आरती। चलो, ग्रेट गाइस। एनी मोर डाउट्स टू एनीवन? एनी मोर डाउट्स टू एनीवन? लीडर बोर्ड पहले शेयर करता हूं, अभी तक का क्या हुआ। क्वेश्चन शायद मेरे खत्म हो चुके हैं। यस गाइस, लेकिन कल और क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं मैं। यस, हरिनाथ पूरे 5 में से 5 सही, दीपक पूरे 5 में से 5 सही, एंड याशिका पूरे 5 में से 5 सही, संजीत ऑल्सो ग्रेट। सुपर्ब गाइज, सुपर्ब, सुपर्ब, ग्रेट, मजा आ गया ना। कल और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा दोस्तों, इस पे तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन और है जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो सब कुछ आपका क्लियर हो ही जाएगा इस टॉपिक में। दो यू आर आंसरिंग इन अ वेरी गुड मैनर, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो आप, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, ठीक है। लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है? चलो ग्रेट, ये भी पॉइंट एक्सप्लेन किए देते हैं। नाउ कोर्ट ने बोला कि पैसे देने पड़ेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी हो गया।
अब मैनेजमेंट को लगता है कि भाई कोर्ट ने बोला है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कितने देने पड़ेंगे, तो मान लो 40 लाख रुपया देना पड़ेगा, 40 लाख रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी आ गया, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी आ गया और एस्टिमेशन भी आ गया। ठीक है, अब जैसे ये तीनों चीजें आ गई, बुक में एंट्री पास हो जाएगी। क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन 40 lakhs, 40 lakhs। ठीक है, एक्चुअल प्रोविजन हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे हमने क्या क्रिएट किया? प्रोविजन। अब कोर्ट ने एक्चुअल ऑर्डर दे दिया कि आपको 3 दिन के अंदर ये 40 लाख रुपए भरने हैं। 3 दिन के अंदर आपने ये 40 लाख रुपए बी को देने हैं। अब ये प्रोविजन से लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लाइबिलिटी कैसे होगी दोस्तों? दिस विल बी माय लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 40 lakhs टू बी लिमिटेड, 40 lakhs। ये क्या हो गया दोस्तों? अब एक्चुअल लाइबिलिटी। ये क्या हो गया? अब एक्चुअल लाइबिलिटी। डिड यू गेट दैट? कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। प्रोविजन मतलब देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना पड़ेगा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। और लाइबिलिटी मतलब एवरीथिंग इज क्लियर, देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? दैट इज ऑल्सो अवेलेबल 100%। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट द डिफरेंस। दीपक समझ में आया क्या? समझ में आया क्या दीपक? Yes, tomorrow this chapter will be completed. कल लूंगा 20 से 25 MCQs, 20 से 25 MCQs। और इफ पेड की एंट्री क्या आ जाएगी, चलो वो भी मैं बता देता हूं। अगर पे कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी दोस्तों, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 40 lakhs टू बैंक अकाउंट 40 lakhs। आई होप यू गॉट दिस। हरिनाथ, अगर पे कर देंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। सर कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? यस, टुमारो दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। टुमारो आई विल बी टेकिंग अराउंड 15 to 20 MCQs ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जिससे पूरा की पूरा आपका चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं, मुझे बताना कि ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है या नहीं है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कितने लोगों ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में? पहले साल मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे साल नहीं हुआ तो वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल करंट ईयर का तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले पूरे साल का भी मिलेगा। डिविडेंड्स एक्यूमुलेट होते जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। टेल मी गाइस वेदर डिविडेंड ऑन cumulative preference shares is a
कंटिंजेंट लायबिलिटी। मुझे बताना दोस्तों, क्या डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? टेल मी फ्रेंड्स, क्या डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? यस, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। पहले साल प्रॉफिट हुआ, नहीं देना पड़ेगा क्या? फ्यूचर में देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर भी लॉस, थर्ड ईयर भी लॉस, फोर्थ ईयर भी लॉस, फिफ्थ ईयर भी लॉस। 5 साल लॉस होने के बाद कंपनी बंद कर दी उन्होंने। कभी जिंदगी में डिविडेंड जाएगा क्या? नहीं। पहले साल गया नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं। एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। डिड यू गेट दैट? चलो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। किसके लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होना है होगी बताना। 3 बच्चे हमारे पास में, जिसका नाम मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है वही लेता हूं। ये तो 2 बच्चे लेता हूं और एक मैं डालता हूं, दीपक, दर्शन, शिवानी। 3 इंडिविजुअल है दोस्तों हमारे पास, दीपक, शिवानी एंड दर्शन। दीपक को 1 लाख रुपए चाहिए। दीपक को 1 लाख रुपया चाहिए। दीपक जाता है शिवानी के पास। शिवानी को कहता है कि शिवानी मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, क्या आप मुझे 1 लाख रुपया दोगी? शिवानी कहती है भाई मैं तुझे नहीं पहचानती, बड़ा हाँ एक काम कर सकते हैं, अगर तू दर्शन सर की गारंटी लेकर आता है तो शायद मैं तुझे ये 1 लाख रुपया दे दूं। दीपक दर्शन सर के पास जाता है। दीपक दर्शन सर को कहता है कि सर मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा यार क्यों जरूरत है तुमको दीपक? दीपक कह रहा है सर मुझे सीए फाउंडेशन और सीए इंटर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर 24 मंथ्स, जिसमें अभी 3 महीने का भी एक्सटेंशन मिल रहा है। तो मैंने कहा यार उसका तो कॉस्ट सिर्फ 59,400 है आफ्टर पुटिंग माय कोड विच इज DKJ10। तो वो कहता है कि सर साथ में लैपटॉप भी लेना है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो दीपक आता है दर्शन सर के पास, वो कहता है कि सर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, शिवानी के पास बहुत पैसे है, आप शिवानी को बोलो। मैं शिवानी को बोलता हूँ यार दे दो 1 लाख रुपया। शिवानी कहती ना सर ना, अगर आप गारंटी लेते हो, आप गारंटी लेते हो तो मैं दूंगी उसको पैसे। मैंने कहा ठीक है शिवानी मैं गारंटी लेता हूं। गारंटी का मतलब क्या दोस्तों? अगर दीपक नहीं देता है पैसे तो मैं दूंगा। क्या ये 1 लाख रुपया जो शिवानी ने दीपक को दिया, क्या ये दर्शन के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा? Whether this 1 lakh rupees will be contingent liability for Darshan? Yes, it will be my contingent liability. क्यों? अगर दीपक नहीं दिया तो शिवानी मुझे छोड़ेगी क्या? नहीं। शिवानी किससे लेगी पैसे? मुझसे लेगी। क्या कहेगी शिवानी? सर बड़ा शौक था आपको गारंटी लेने का, बड़ा शौक था आपको गारंटी लेने का, ठीक है अब दो मेरे पैसे। तो जब तक ये लोन क्लियर नहीं हो जाता दोस्तों, दिस 1 लाख रुपीज विल बी माय कंटिंजेंट लायबिलिटी। आई होप एवरीवन गॉट दिस, ठीक है। दीपक कह रहे हैं सर मैं निकल लूंगा लेकर, सीधा आप भरना, मैं हर किसी की गारंटी नहीं लेता हूं। ये तो एग्जाम्पल में आपकी गारंटी ले ली मैंने, ठीक है, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता। सो आई होप गाइज एवरीवन गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। कल इसको और डिस्कस करेंगे। जाने के पहले दोस्तों कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूं, वो ये हैं कि दिस इज माय करंट टाइम टेबल, जहां पर 7:45 AM रोज आपको मैं मिल रहा हूं और पढ़ा रहा हूं कंटिंजेंट असेट्स एंड लायबिलिटीज। कल ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है। और मंडे से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम मंडे आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। अगले हफ्ते से ऐसा सिनारी होगा दोस्तों, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे लूंगा 7:45 to 9:15। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे 7:45 to 9:15, मतलब 90 मिनट्स। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लूंगा 7:45 to 8:45, मतलब 1 घंटा। पहले 3 दिन 1 घंटा, बाद के 3 दिन, सॉरी पहले 3 दिन 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट्स, और बाद के 3 दिन 60 मिनट्स। क्योंकि 9 बजे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के दिन मेरा मिशन सक्सेस बैच होता है दोस्तों। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं दोस्तों अभी कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, एंड यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कल लेक्चर ले नहीं पाया क्योंकि इंटरनेट का इश्यू था, आज भी इंटरनेट का इश्यू है, लेकिन मैं क्लास मेरे ऑफिस से ले रहा हूं आज। आई होप कुछ डिफरेंस महसूस हुआ दोस्तों क्लास से लेने से और घर से लेने से या ऑफिस से लेने से, आपको कोई दिक्कत हुई आज? कोई दिक्कत नहीं हुई, चलो ग्रेट। ठीक है। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने मिशन सक्सेस बैच चालू की दोस्तों। बहुत जबरदस्त बैच है, लगभग 700-800 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है और बहुत औसम तरीके से बैच चालू हुआ दोस्तों कल। जिसने भी अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, इसमें एनरोलमेंट नहीं किया, यू स्टिल हैव अ चांस गाइस, बिलीव मी। बहुत जबरदस्त बैच है ये, बहुत मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स को भी आ रहा है, हमको भी आ रहा है। अगर आप चाहते हो दिसंबर 21 में कोई कसर आपने नहीं छोड़नी है फॉर योर प्रिपरेशन, टेक द सब्सक्रिप्शन एंड एनरोल फॉर दिस बैच। क्या फीचर्स है दोस्तों? कल ये बैच शुरू हुआ, 30 सितंबर तक चलेगा। रोज 8 घंटे का शेड्यूल है और इसमें 3 रिटर्न टेस्ट भी होंगे दोस्तों। यह सब्सक्रिप्शन की डिटेल मैं आप लोगों को दे देता हूं। दिसंबर में अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन कर लो। उसके बाद पीवाईपी बैच होगा, एमटीपी बैच होगा, आरटीपी बैच होगा। ये सारे बैचेस प्लस पे होंगे। तो सिर्फ आपको मिशन सक्सेस नहीं देखना है, इसके बाद सारे रिविजनरी सेशंस भी होंगे। और पूरा सिलेबस मिशन सक्सेस में हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं, 75% ऑफ द सिलेबस ही कवर करेंगे। बचा हुआ 25% आप लक्ष्य नवंबर 21 से देख सकते हो। ठीक है। तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू दोस्तों 12,000 रुपीज, लेकिन आप मेरा कोड लगा देते हो तो आपको ये कॉस्टिंग होगा उसका 10,800, विच इज वेरी 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 कॉस्ट इफेक्टिव गाइज। ठीक है। वी ऑल्सो हैव आइकॉनिक ऑप्शन जहां पे पर्सनल कोर्स, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डिस्कशन चैनल आपको मिलेगा। दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 25,000, बट आफ्टर पुटिंग माय कोड द कॉस्ट बिकम्स 22,500। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का है दोस्तों, जहां पर 32,000 में आपको 24 मंथ्स के लिए मिलेगा। यहाँ पे 2 करंट ऑफर आप ले सकते हो। अगर मेरा कोड लगा दोगे तो वो हो जाएगा 28,800 डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स के साथ अभी 3 महीने आपको मिल रहा है, वो 27 महीना हो जाएगा। 1066 रुपीज पर मंथ में दोस्तों आपको फाउंडेशन के 4 और इंटर के 8 सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। Do not forget to use my code which is DKJ10 combo subscription। yes sir, ये वही कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक वाला, जहां जिसके लिए हमारे दीपक ने शिवानी से पैसे लिए थे। 59,400 में आपको मिलेगा दोस्तों। You just need to put my code which is DKJ10। yes, बहुत ही ग्रैंड और मेगा कॉम्बैट होने वाला है दिस संडे। Do not forget to take the benefit of these combo दोस्तों। Lots of prizes to be won। iPad है, speakers है, AirPods है, मोबाइल फोन्स है। Do appear for an academic combat जो अगले संडे होने वाला है by using my code DKJ10। These are the details guys, these are the details of mega combat that is going to happen on 22nd of August। Do not forget my code. If you want to take subscription and get 10% off, use my code. If you want to watch my special classes for free, use my code. If you want to enroll for combat, use my code। Next guys, do not forget to subscribe both this channel, like और subscribe जरूर कर लेना।
और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे सेशंस के मिलते रहे। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल, जहां पर 19,000 से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे हम सेशन के नोट्स और बाकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सर टेस्ट कब होगा एक्सपेंडिचर और रिसीट का? कौन सा टेस्ट भाई? नो सर सेम। सर टेस्ट कब होगा एक्सपेंड और रिसीट का? कौन सा टेस्ट दीपक? यस दोस्तों, ये टॉपिक हो जाएगा ना कंटिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हमारे ये 6 टॉपिक हो जाएंगे। 6 टॉपिक हो जाने के बाद ना हम लेने वाले हैं क्विज। एक क्विज मैं कंडक्ट करूंगा which is going to be very beneficial for you in your preparation। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस पूरे 6 चैप्टर का मिलाकर क्विज लूंगा। कल जो है हमारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा इसी टॉपिक के साथ, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज के साथ हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लेने वाला हूं क्विज, ठीक है। That's it for today guys, it was a great fun, see you tomorrow। कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। Lots of interesting questions tomorrow to test your knowledge about contingent assets and contingent liabilities। Take care everyone।